अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम जीआईटी का सबसे पहला टॉपिक जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है ओल्ड कैविटी। ओल्ड कैविटी हम आज करेंगे। और आपको पता है कि हमने जो है ना जीआईटी की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी। सबसे पहले कौन सी आई थी? ओल्ड कैविटी। ओल्ड कैविटी में एक तो खुद ओल्ड कैविटी की प्रॉब्लम्स आएंगी और साथ में जो है सलाइवरी ग्लैंड्स की प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी हमने इसके अंदर पढ़ने हैं। अब मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसके अंदर जो है आपने कौन कौन से लीयर्स हो सकते हैं। ओरल कैविटी के अंदर जो इन्फ्लामेटरी लीयर्स हो सकते हैं, जो कि मेनली क्या होते हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स वगैरह वहाँ पे पाए जा सकते हैं। इसमें एक अफ्तस अल्सर है, इसके अलावा हर्पीस सिम्प्लेक्स जो कि वायरल इन्फेक्शन होता है, और कैंडिडियासिस जो कि जिसे हम थ्रश बोलते होते हैं, जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा प्रोलिफरेटिव लीयर्स भी हो सकते हैं। प्रोलिफरेटिव का मतलब ये वहाँ पर प्रोलिफरेशन हो जाना सेल्स की, उसकी वजह से फाइब्रोमास बन सकता है। और इसके अलावा पाइजेनिक ग्रेनुलोमास बन सकते हैं। पाइजेनिक ग्रेनुलोमास जो होते हैं वो मेनली ब्लड वेसल्स कंटेनिंग होते हैं। अच्छा, न्यूप्लास्टिक लीयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें प्री मैलिग्नेंट होते हैं और मैलिग्नेंट होते हैं। प्री मैलिग्नेंट में जो होता है वो इरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया दोनों ही आपके मैंने बता दिया कि एससी को उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैलिग्नेंट की अगर हम बात करें तो ओल्ड कैविटी के अंदर जो कैंसर मेनली होता है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। अगर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का यूक्यू आता है तो साथ में पूछते हैं कि प्री मैलिग्नेंट कौन से लीयर्स हो सकती हैं इसकी, तो आप ल्यूकोप्लेकिया बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट से बात करते हैं। ये आपने जो करना है ये एससीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैलिग्नेंट भी और प्री मैलिग्नेंट भी। इसके अलावा जो बाकी ऊपर जितने भी हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपके जो पाइजेनिक ग्रेनुलोमा है ये आपके सिर्फ और सिर्फ ओएसपी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम हल्का फुल्का पढ़ते हैं कि ये जो लीयर्स हैं ये क्या होते हैं, इनके एमसीक्यूज और पॉइंट के लिहाज से हम इसको रीड करते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया कि इन्फ्लेमेटरी लीयर जो कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये एफ्थस अल्सर जो है ईएनटी के अंदर इसका एक यूक्यू आया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा यूक्यू है, वहाँ पे ईएनटी में है लेकिन यहाँ पे पैथो के लिहाज से नहीं है। अगर हम बात करें एफ्थस अल्सर की और कुछ थोड़ा बहुत इसका अगर हम पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि सुपरफिशियल म्यूकोजल अल्सरेशन प्रोड्यूस हो जाती हैं किसके अंदर? मुंह के अंदर। ठीक है। और ओल्ड कैविटी के अंदर। और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। और इसके अलावा ये रिकरेंट होते हैं, मतलब इनकी रिकरेंस बहुत ज़्यादा होती है, बार बार अपेयर हो जाते हैं, 7 से 10 दिन के बाद दोबारा अपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी तो ये एसोसिएटेड होती है कुछ डिजीज़ के साथ, मतलब कुछ ऐसी डिजीज़ जो कि इसी की तरह ही होती है। जैसे हम बात करें सीलियक डिजीज़ की बात करें, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ की अगर हम बात करें और बेसिक डिजीज़ की बात करें, ये सारी डिजीज़ वो होती हैं जो कि मेनली ऑटो इम्यून होती हैं। मेन इसमें क्या होता है कि हमारे जो बॉडी है वो हमारे ही माइक्रोबायोटा जो होता है उससे एक्सपोज हो जाता है। ठीक है। तो ये भी एफ्थस अल्सर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा स्ट्रेस रिलेटेड भी ये हो सकते हैं। मेन कुछ लोगों को स्ट्रेस होता है तो उनकी में भी जो होते हैं एफ्थस अल्सर बन सकते हैं। इसके अलावा स्पाइसी फूड अगर है ना हो इंसान खाए बार बार तो उनको भी हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, फोलिक एसिड की, या फिर हम बात करें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, तब भी ये जो है रिकरेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन की, तो आपको पता है कि जो करवाते हैं स्टोमेटाइटिस करवाते हैं मेनली, वो कौन से करवाते हैं? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 मेनली होते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि 2 to 4 ईयर्स ऑफ एज में हर्पीस जो है वो करता है अटैक बच्चों को, उसके बाद इसकी रिकरेंस होती है। और आपको पता है कि इसकी रिकरेंस या हम कह दें इसको एक्टिवेशन, रीएक्टिवेशन अगर हम कह दें इसको, तो आपको पता है क्यों होती है? वो तब होती है जब पेशेंट जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो। ठीक है, मतलब उसकी इम्यूनिटी जो है वो डिप्रेस हो, या फिर समझ लें कोई ट्रॉमा हो जाए, या फिर समझ लें कि अगर यूवी की जो है एक्स्ट्रा वर्ल्ड रेज की बहुत ज़्यादा एक्सपोयर हो जाए, या फिर कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है। ये या फिर मेंस्ट्रुएशन के में भी ये कर सकता है। इन सब केसेस में अगर ये रिकरेंट करता है और क्या बनाएगा, क्या ये बनाएगा? कोल्ड सोर्स बनाएगा। ये करवाएगा हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस, उसे हम कहते हैं कोल्ड सोर भी बोलते होते हैं इनको। अच्छा, उसके बाद हम बात करें अगर इस साइड की फेस से, मतलब ओल्ड कैविटी के अंदर ये मेनली किस साइड पे किस जगह को इफेक्ट करता है, तो आप ये बात याद रखेंगे। ये लिप्स में इफेक्ट कर सकता है, लिप्स के अलावा नेजल ऑरिफिस को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। बकल म्यूकोजा को इफेक्ट कर सकता है, और इसके अलावा जिंजाइवा को भी इफेक्ट कर सकता है, वहाँ पे भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा हार्ड पैलेट को भी कर सकता है। यही जो जगह साइड्स हैं, ठीक है, ये आपने इनको याद करना है। इसके बाद हम बात करते हैं ओल्ड कैंडिडियासिस की। तो ओल्ड कैंडिडियासिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बस में ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हम थ्रश काज करवाता है, और ये फंगल इन्फेक्शन होता है। और फंगल कौन सा इन्फेक्शन होता है? मेनली कैंडिडा एल्बिकेंस का होता है। और कैंडिडा एल्बिकेंस जो होता है वो हमारे ओल्ड कैविटी का जो फ्लोरा होता है उसका नॉर्मल कंपोनेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हमारे अपनी ही बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। वो कौन कौन सी कंडीशन होती है? वो इम्यूनोस्प्रेशन। आपको पता है कि जब भी इम्यूनोस्प्रेशन होती है, इम्यूनिटी स्प्रेस करती है, सबसे पहले जो खतरनाक चीज़ अटैक करती है वो फंगल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि नॉर्मली वो लोगों को इफेक्ट नहीं करता।
हमारे अपने बॉडी का अपना फ्लोरा ही जो है ना वो अटैक कर सकता है। इसके अलावा हम अगर बात करें, इसमें 3 तरह की टाइप्स होती हैं इसकी। वो कहते हैं कि ये स्यूडो मेम्ब्रेनस बना सकता है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा उन्होंने कहा है इरिथमेटस ये हो सकता है। 3 तरह की इसकी बताई हुई है कि जो अपीयरेंस वो हो सकती है। और थर्ड उन्होंने कहा है कि हाइपरप्लास्टिक ये हो सकता है। अब जो हम बात करें स्यूडो मेम्ब्रेन की, तो इसको ही हम कहते होते हैं मेनली थ्रश कहते हैं, ठीक है, थ्रश। अब थ्रश की उन्होंने ना डेफिनेशन लिखी हुई है काफ़ी अच्छी सी। वो कहते हैं कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होती है, ये तो सुपरफिशियल होती है, सेकंड कर्ड लाइक होती है, जैसे दही होती है ना, मुंह में दही जम जाना, इस टाइप की होती है कर्ड लाइक। ग्रे से लेकर वाइट तक, ग्रे वाइट हो सकती है ये। सो ये ग्रे वाइट जो होती है इसके ऊपर क्या होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कहते हैं फाइब्रोसपोरेटिव एक्सोडेट भी पाया जाता है वहाँ पे। अगर हम इसको उस जगह से उखाड़ना चाहें इसको, ठीक है, पकड़ के उखाड़ना चाहिए, तो ये आराम से जो है ना वहाँ से अपनी जगह से हट सकता है। अगर हम बात करें इसके साथ ल्यूकोप्लेकिया की, ल्यूकोप्लेकिया और हम कैंडिडियासिस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसी तरह से ही डिफरेंशिएट करते हैं कि ये जो है ये स्क्रैप ऑफ हो जाती है, जबकि जो होती है ल्यूकोप्लेकिया वो स्क्रैप ऑफ नहीं होती। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें थी आपने करनी थी इसकी, सो ये हो गई हैं। ये आपको नज़र आ रहा है ये चीज़ क्या है, ये एफ्थस अल्सर है। नेक्स्ट हम करते हैं कि प्रोलिफरेटिव लीजेंस कौन से होते हैं। ये भी आपके एमसीक्यूज़ के लिए आप जस्ट एक दफ़ा रीड करना है कि फाइब्रोमास क्या होते हैं। मेनली ये म्यूकोजा, म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोजल क्या होती हैं, नोड्यूलर फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और ये बनती कब है, अगर बार बार कोई क्रोनिक इरिटेशन हो ओरल कैविटी के अंदर, उसकी वजह से ये बिल्कुल वाइट लाइन के साथ इसकी ग्रोथ हो सकती है, इसे हम कहते हैं फाइब्रोमास। इसके अलावा पाइजेनिक ग्रेनुलोमा होता है। पाइजेनिक ग्रेनुलोमा कहते हैं पेडुंकुलेटेड मैस टाइप होता है स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है। और मेनली कहाँ करते हैं, सपोज करिए ये टीथ है और ये टीथ है और ये जिंजाइवा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से इसका बड़ा सा ग्रेनुलोमा होगा, रेड इन कलर का होगा। और मेनली प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, यंग पीपल्स में ये हो सकता है, ठीक है। अब इसमें यह है कि ये रिचली सप्लाइड होता है किससे, ब्लड वेसल से, इसलिए ये बहुत रेड इन कलर का होता है। और जो डेंस प्रोलिफरेशन होती है इमेच्योर वेसल्स की, ये रप्चर भी कर सकती है। सो अगर आप इसकी डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे आराम से आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे एर्थमेटिस हेमरेजिक एक्सोफिटिक मैस टाइप में जिंजाइवा में नज़र आ रहा होता है। सो इतना सा ही करना था, ये आपका हो गया। ये आपका है पाइजेनिक ग्रेनुलोमा, ठीक है, जो कि जिंजाइवा के ऊपर है। ये है फाइब्रस एडिनोमा की, फाइब्रस की बात की थी, फाइब्रस प्रोलिफरेशन हो रही थी, फाइब्रोमा हो रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं प्री मेलिग्नेंट, जो हमने कहा था कि इरिथ्रोप्लेकिया होते हैं और ल्यूकोप्लेकिया होते हैं। अगर हम बात करें इरिथ्रोप्लेकिया की, तो इरिथ्रोप्लेकिया क्या होता है, ये मेनली रेड इन कलर का होता है। इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है रेड वेलवेटी, ठीक है। रेड वेलवेटी जो होती है वो इरोडेड एरिया होता है, मतलब वहाँ पे इरोजन टाइप होती है, वो बिल्कुल फ्लैट भी हो सकता है या फिर समझ लें कि स्लाइटली डिप्रेस्ड भी हो सकता है। अपनी ये अगर सपोज करें ये है तो यहाँ स्लाइटली डिप्रेस्ड भी हो सकता है, लेकिन रेड इन कलर का होता है और वेलवेटी की पेस होता है, ठीक है। बाकी सराउंडिंग ठीक होगा, लेकिन ये इतना सा एरिया हमें नज़र आ रहा होता है। इसमें ये है कि इसमें जो इरिथ्रोप्लेकिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन देन ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये ट्रांसफॉर्म कर जाए किसी अंदर मैलिग्नेंट के अंदर, मैलिग्नेंट सेल्स बना देगी। अच्छा, अगर हम बात करें ल्यूकोप्लेकिया की, तो उन्होंने डेफिनेशन में ये लिखा है कि वाइट पैच, कोई भी ऐसा वाइट पैच और कैविटी के अंदर ये प्लाग जो कि हम स्क्रैप ऑफ ना कर सकें, यहाँ पैच है तो हम उसे उतार ना सकें, ठीक है, विच कैन नॉट बी स्क्रैप ऑफ एंड कैन नॉट बी करेक्टराइज क्लिनिकली और पैथोलॉजिकली एज एनी अदर डिजीज़। वो कहते हैं हमने बाकी सारी की सारी डिजीज़ को हमने एक्सक्लूड करनी है, फिर हमने एट द एंड कहना है कि ल्यूकोप्लेकिया है। सपोज करेंगे कैंडिडियासिस होगा तो हम उसे पील ऑफ करके देखेंगे, अगर वो स्क्रैप ऑफ हो जाएगा वहाँ से तो हम कहेंगे वो कैंडिड है। इसके अलावा हमने हर तरह की ईटियोलॉजी के लिहाज से देख लेना है कि अगर कोई भी किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता वाइट पैच वो, तो हम उसे कहते हैं कि ये जो है ल्यूकोप्लेकिया है। इसकी भी होती है कि ये भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है किसके अंदर, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के अंदर इसकी 5 to 25% जो है चांसेस होते हैं, प्री मैलिग्नेंट होता है ये। और इसमें डिस्प्लेजिया होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू ल्यूकोप्लेकिया की इसमें कम चांसेस होते हैं कि ये मैलिग्नेंट में ट्रांसफॉर्म कर जाए। अच्छा, अगर बात करें कि ल्यूकोप्लेकिया वाइट पैच है मुंह के अंदर, तो इसकी डीडीज़ क्या बनेंगे, डीडीज़ इसकी इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लेते होते हैं। सो आपने पहले लिख दिया कि ल्यूकोप्लेकिया लिख दिया, सेकंड आपने कैंडिडा लिख दिया, कैंडिडा या फिर ओरल थ्रश कह दिया आपने, और फिर लिख दिया आपने लाइकन, आपका एक और लिखा हुआ है लाइकन प्लेनस, ठीक है। तो ये इसके डीडीज़ बन गए हैं। अगर हम बात करें कि इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं इन दोनों का, तो रिस्क फैक्टर जो है ना, इसका टोबैको यूज़ है ना वो बहुत कॉमन है। जो लोग टोबैको यूज़ करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनमें ना मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं कि ये डेवलप कर जाए।
जो होता है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया अगर हम बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी की, तो वहाँ पे हाइपर केराटोसिस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है और ऊपर जो केराटिन लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा उसकी हाइपर, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट होती है, उसकी बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है ना वहाँ पे थिकेंड एक मैस बन जाएगा और इसके अलावा डिस्प्लेजिया भी मिलेगा, जगह जगह हमें डिस्प्लेजिया मिलेगा इन सेल्स के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन तो इसके अंदर हो ही जाती होती है। सो ये आपका थोड़ा बहुत था, आपने इसका ब्रीफ सा ना हल्का इसको रीड करना है एक दफ़ा, ये आपको बहुत ही ईजी है, बस अपने मेनली नाम याद रखने हैं और उसके डीडीज याद रखने हैं इसके अंदर। ये आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर का पैच, तो ये क्या चीज़ है, ये ल्यूकोप्लेकिया है। फिर हमारा आता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी ईएनटी में डिटेल से लिखा हुआ है, आपने वहाँ भी करना है, वहाँ भी इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से यहाँ पे भी इसका यूक्यू आया हुआ है, यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसका यूक्यू देखते हैं, इसका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी का। वो कहते हैं 60 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट्स विद लोकल पेन एट द बेस ऑफ टंग, ठीक है। ये टंग है, टंग की बेस पे जो है ना क्या उनको मिला है कि एक लोकल पेन हो रहा है, उसको वहाँ पे बेस ऑफ टंग पे क्या है, लोकल पेन फील हो रहा है। डिफ़िकल्टी इन चुइंग, ठीक है, खाना चबाने में मुश्किल होती है, अल्सरेशन भी है वहाँ पे, और सस्पेक्टेड न्यूप्लास्टिक लियन है। जब भी आपको कोई भी सिनेरियो आए जिसमें वो बता दें कि ओरल कैविटी में कोई अल्सरेटेड मैस है, पेन हो रही है, कोई सस्पेक्ट कुछ भी, वो लियंस की हल्की सी फुल्की भी न्यूप्लास्टिक की बात करें, तो ये श्योरिटी होती है, कंफर्म होता है कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, क्योंकि ओरल कैविटी के अंदर जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है वो होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ही होता है, ठीक है। 95% ऑफ केसेस में यही कैंसर होता है। और इसके अलावा मेनली जिसकी लोकेशन होती है, सबसे मोस्ट कॉमन लोकेशन अगर हम बात करें साइड की, तो वो टंग पे होती है। अगर टंग पे भी हम बात करें किस जगह पे, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन जो होती है ये मेनली होती है वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग, वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग, लेकिन लेटल बॉर्डर पे, ये बात बताते हैं कि लेटल जो बॉर्डर है टंग का, वहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है। इसके बाद जो है ना फ्लोर ऑफ द माउथ, लोअर लिप पे, सॉफ्ट पैलेट पे, जिंजावा पे, इन जगह पे भी ये हो सकता है। अब उन्होंने क्वेश्चन तो ये कर लिया, उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने कहा कि इसके रिस्क फैक्टर्स बताएं, आपके कौन कौन से डायग्नोसिस बताएं और रिस्क फैक्टर्स बताएं, ठीक है। सो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो कौन कौन से हैं वो आपको पता है कि टोबैको यूज़, अल्कोहल को यूज़ करना, ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो भी इसका रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा अगर बहुत लंबे से कोई इरिटेशन हो रही है, प्रोलॉन्ग इरिटेशन हो रही है, उसकी वजह से हो सकता है, TP53 हो सकता है, इम्यूनो सप्रेशन की वजह से हो सकता है, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, और एक बाद में लिखा है बीटल क्विड, मतलब जो लोग पान खाते हैं या बीटल क्विड चबाते हैं उनमें क्या होता है, उनमें अरेका नट होता है, ठीक है। अरेका नट जो होता है वो करवाता होता है मेनली कैंसर करवाता है ओरल कैविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है इसी से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा से, वो है अ 45 ईयर ओल्ड फीमेल, ठीक है, प्रेजेंस विद अल्सरेटिंग मैस ऑन लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग, ठीक है। अल्सरेटिंग मैस है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग पे है, बस समझ लें कि ये कैंसर की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये कार्सिनोमा ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप, कौन सा कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप का हो सकता है, तो आप बताना कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ये, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। उसके बाद बी में पूछे कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तो रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको करवा दिए हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक दफ़ा इसको रीड कर लें क्या क्या होता है। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैसे अपीयर होगा, रेस्ड, फर्म, पेयरली प्लग टाइप, ऐसे उभार सा होगा इसका, ठीक है। उसके बाद ये इरेगुलर सा रफिन टाइप नजर आएगा हमें, या फिर वेरिकोस म्यूकोजल थिकनिंग होगी। वेरिकोस का मतलब होता है जैसे वेरिका होता है, जैसे वार्ड वगैरह अपीयर होते हैं, बिल्कुल इसी शेप का ये थिकनिंग हो सकती है। उसके बाद क्या होगा, अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया जो है वो एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन मेन जो हमारा है वो है अल्सरेटेड मैस, ठीक है। ये जो है आपका डायग्नोस्टिक पॉइंट है। आपके अगर क्वेश्चन में आता है कि ओरल कैविटी में कोई अल्सरेटेड मैस है तो आपने कंसिडर करना है कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। हिस्टोलॉजी की बात करें तो आपने लिखना है कि डिस्प्लास्टिक इसमें सेल्स होते हैं, वो वेल डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, या फिर वो एनाप्लास्टिक सेल्स की तरफ जा सकते हैं, ये सेल्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। ये लोकली इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। अगर हम मेटास्टेसिस की बात करें तो ये सर्वाइकल लिम्फ नोड में जा सकता है, मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड में जा सकता है, इसके अलावा लंग्स और लीवर में जा सकता है। सो आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में क्या करना है, आपने
ये करना है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप जो है ना वो ओरल कैविटी में वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की है नंबर 1 पे ये। सेकंड पे आपके पैथोजेनेसिस में रिस्क फैक्टर लिखे हैं, आपने वो करने हैं सारे सारे नंबरिंग दे के। उसके बाद मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने ये देखनी है कि वो उसकी कौन कौन सी साइड होती हैं। मैंने आपको बता दी है कि वो मोस्ट कॉमन जो है साइड है वो ओरल टंग पे है, लेटरल बॉर्डर पे है। उसके अलावा फ्लोर ऑफ माउथ, लोअर लिप हो गया, शॉर्ट पैलेट हो गया, जिंजाइवा वगैरह। उसके बाद आपने मॉर्फोलॉजी कर लेनी, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम इसकी पिक्चर देखें ग्रोथ, तो आपको ग्रोथ नज़र आ रहा होगा। ये जो इतना बड़ी ये आपको रेड कलर नज़र आ रही है, सारी की सारी जो है वो कैंसर है और सतीली को प्ले के एसोसिएट कर सकता है। तो इस तरह से ये अल्सरेटेड मैस अपीयर होता है। अगर हम बात करें इसकी हिस्टोलॉजी पे, तो हिस्टोलॉजी पे आपको इस तरह के कैटन पर्ल्स मिल सकते हैं। अच्छा, आपकी ओएसपी में डायग्राम आती है सेम ऐसी, ठीक है, ओएसपी में आती होती है डायग्राम, उस तरह और आपको जो ना कैटन पर्ल्स नज़र आ रहे होती हैं। और साथ वो पूछते हैं, ये सिनेरियो देते हैं कि भाई इस तरह से उसके ओरल कैविटी में अल्सर प्रोड्यूस हो गया, तो आप क्या डायग्नोस करेंगे? तो हम कहते हैं कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल का है या फिर टंग का है, जो भी वो साइड देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने डायग्नोस करना है इसको।